हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम करेंगे पॉल्यूशन के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में देखने को मिलता है। तो दिस इज़ चैप्टर नंबर 5, ऑल्दो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर जितनी बॉडीज़ हमने करी हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 हम पढ़ चुके हैं। उसी तरह से एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हम पढ़ चुके हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हम कर चुके हैं। अब आपको देखना है ये पॉल्यूशन वाले टॉपिक्स में कहाँ पे फिट बैठेंगी। यही मेरा रीज़न था सबसे पहला कि मैंने आपको जो लेजिस्लेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, एक्ट्स हैं, ये सारी पहले ही करवा दी ताकि अब आप इनको इम्प्लीमेंट कर सको, अब आप इनको अप्लाई कर सको इन द पॉल्यूशन। जैसे आपका वाटर सेस वाला एक्ट था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट था। इन सभी को अब आप कहाँ पे ऐड करोगे? इस चैप्टर में, दैट इज़ अंडर द चैप्टर नंबर 5 पॉल्यूशन। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन ये भी आपको पार्ट्स में ही देखने को मिलेगा, काफ़ी लंबा चैप्टर है। ठीक है, चलिए बिना देरी के इसको भी अब स्टार्ट करते हैं। पर मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आपने अभी हाल ही में, अगर आप न्यूज़पेपर को कॉन्टीन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो आपने एक इशू बड़ा लाइमलाइट में पड़ा होगा, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये लाया करता है गोवा में, गोवा के नॉर्दर्न पार्ट में, और नॉर्थ पार्ट में एक जगह पड़ती है सतारी तालुका, वहाँ पे। ठीक है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अभी तक। पर हुआ क्या, यहाँ पे टाइगर और ह्यूमंस के बीच में हो रही हैं लड़ाइयाँ, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ रहा है। अभी केस बता रही हूँ, सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक्ट्स को कैसे इंपॉर्टेंस देनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेजिडेंशियल एरिया में एक टाइग्रेस और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे, कब्स, उनकी मिलती है डेड बॉडी। जब पोस्टमार्टम करी गई तो उसमें निकला पॉइजन। तो इसका मतलब लोगों ने खिलाया होगा वो पॉइजन, हो सकता है, या फिर कोई पॉइजनस सब्सटेंस वहाँ पे रखा हो, और दो डेलिब्रेट प्रोसेस वो ज़्यादा लगी। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इनकी डेड बॉडीज़ के अंदर पॉइजन मिलता है। अब जब पॉइजन मिलता है तो आपकी एक्शन में आ जाती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, अब एनटीसीए बोलती है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा को कि अपना 208 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दो, मतलब महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिप्लेस कर दो टाइगर रिजर्व से। पर स्टेट गवर्नमेंट फिलहाल तो मना कर रही है। वो बोल रहे हैं कि जो स्टेट है हमारी, दैट इज़ ऑलरेडी वेरी स्मॉल, हमारा जो एरिया है वो पहले ही बहुत कम है, हम इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं कर सकते। वहीं से एक और चीज़ एक्शन में आ जाती है, वो है आपकी पॉपुलेशन हैबिटेट वायबिलिटी एनालिसिस। ये बताते हैं कि अगर हमें प्रॉपर पॉपुलेशन चाहिए 80 to 100 टाइगर्स की किसी भी एरिया के अंदर, तो उनके लिए जो वाइबल एरिया है दैट शुड बी अराउंड 800 to 1200 स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया तो एटलीस्ट होना चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर पॉपुलेशन वहाँ पे एग्जिस्ट कर सके टाइगर्स की। तो अब 208 स्क्वायर किलोमीटर इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो कम है, ऑल्दो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है गवर्नमेंट एंड टीसीए के बीच में भी। पर यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट आ गई है ना चीज़, दैट इज़ सेक्शन 38A। ये आपको याद रखना है, सेक्शन 38 5 क्लॉज 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, पर यहाँ पे इसका सेक्शन 38 5 क्लॉज 1 न्यूज़ में आ चुका है। और ये क्या बोलता है कि जो एनटीसीए स्टेट गवर्नमेंट को कहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। पर यहाँ पे अभी ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रखा है, केस को साइड में रखो, पर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस देखनी है सेक्शन 38 5 क्लॉज 1 की। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, हो सकता है आपको ये प्रीलिम्स में देखने को मिले। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सो इसको ध्यान में रखना। उसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 भी पास हो चुका है, जिसमें कुछ चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर रखा है, जैसे कि जो रजिस्टर्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, बाकी जो पेटेंट लेने की जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा ईज़ कर दिया है। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, बिकॉज ये न्यूज़ में थे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 4 में इन चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आज पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मटीरियल, हार्मफुल मटीरियल, कोई भी ऐसा मटीरियल जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो जाएगा उसको हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट। तो मतलब
जो पॉल्यूटेंट होता है आपका, दैट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैशियस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में आपको ये पॉल्यूटेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, कौन कौन से एरियाज, वाटर आ गया, एयर आ गई, सॉइल आ गया, आपकी नॉइज़ पोल्यूशन इसमें हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो पॉल्यूटेंट जो होते हैं एनवायरनमेंट में वो नेचुरली भी एंटर करते हैं और एंथ्रोपोजेनिक मीन से भी एंटर करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन बींग्स की इंटरप्शन, ह्यूमन बींग्स की इंटरप्शन, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कर दिया, बहुत ज़्यादा बर्निंग करने, ऑटोमोबाइल्स के अंदर फ्यूल की बर्निंग हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटी। तो अगर नेचुरल की एग्जांपल देखें तो फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर आप नेचुरल मीन्स में भी ऐड कर सकते हो, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स में भी ऐड कर सकते हो। नेचुरल मीन्स में फॉरेस्ट फायर कैसे होगी, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेड़ है वो ड्राई हो गया था, ठीक है, नीचे सूखे पत्ते भी पड़े ही होंगे ना, तो हो सकता है वो कैच कर ले फायर, तो दैट इज़ द नेचुरल मीन। पर वहीं पे ये एंथ्रोपोजेनिक कैसे बन जाता है या मैन मेड कैसे बन जाता है, मान लो किसी ने वहाँ पे सिगरेट पी और सिगरेट का जो बट था वो आधा जला हुआ था भी और उसको सूखे पत्तों में फेंक दिया, तो वहाँ से भी फॉरेस्ट फायर के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसी के साथ एक और रीज़न है, दैट इज़ द वॉल्केनिक इरप्शन। जैसे आपके वॉल्केनोज होते हैं, आपके यहाँ पे रॉक मेल्ट करती रहती हैं, रॉक मेल्ट करती हैं तो मैग्मा बनता रहता है, और जैसे ही मैग्मा इरप्ट करके आएगा इन द फॉर्म ऑफ लावा, दिस इज़ गोइंग टू बी योर नेचुरल मीन। आपने थोड़ी वॉल्केनो में कोई इम्पैक्ट डाला, नहीं डाला ना, तो दैट इज़ गोइंग टू बी नेचुरल मीन। फिर आता है एंथ्रोपोजेनिक मीन, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो पॉल्यूटेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो जैसे बर्निंग ऑफ कोल, इट कैन बी इन इंडस्ट्री या फिर किसी एरिया में कोल का ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ LPG वगैरह। फिर आता है बर्निंग ऑफ गैसोलिन, गैसोलिन में आपके सारे फ्यूल्स आ जाएंगे, जैसे कोल भी आ जाता है इसमें, आपका पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी गैसोलिन में आ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द पॉल्यूटेंट्स। इसमें मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं, जो नोट्स बना रहे हैं स्पेसिफिकली उनके लिए, बाकी तो इनको रीड ऑन कर सकते हैं, पर जो नोट्स बना रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स को हमेशा करना टैबुलर फॉर्म में, क्योंकि इसमें हम देखेंगे 3 बेसिस पे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर, कि नेचर में किस फॉर्म में वो प्रेजेंट है। सेकेंड टाइप आएगी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, फिर उसी तरह से एक और आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल, नेचर में कैसे प्रेजेंट है, उसका सोर्स क्या है और उसको डिस्पोज कैसे किया जाता है। तो इन बेसिस के ऊपर हम पॉल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर जैसे एग्जिस्टेंस इन नेचर है तो ये भी 2 तरह का है आपका, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। तो ये सारी जो है डिविजन्स रहेंगी आपकी पॉल्यूटेंट्स के अंदर। तो इनको इस तरह से करना, सोर्स के बेसिस पे देखें तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, डिस्पोजल के बेसिस पे देखें तो दे कैन बी बायोडिग्रेडेबल, दे कैन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इस तरह से इसका पहले टेबल बना लेना, इससे क्या होगा, कम स्पेस में आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखा दोगे। ऑल्दो मैं तो पूरा डिटेल में ही करवाऊंगी ये टॉपिक, पर ये थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन का मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर की बात करें तो 2 तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड नेचर के अंदर ये कैसे प्रेजेंट होता है, या तो क्वालिटी के ऊपर या तो क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड। चलो 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या ये कहता है। फर्स्ट आता है आपका दैट इज़ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इसका मतलब है कि ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि ऑलरेडी एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। देखो ये आपकी अर्थ है, ये सन है, बीच में आपका आ जाता है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर क्या होता है, एनवेल्प ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस हमारे ऑलरेडी एनवायरनमेंट या फिर एटमॉस्फेयर, ज़्यादा प्रिसाइज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कौन कौन सी गैसेस, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, नियॉन, ये ऑलरेडी सारी गैसेस आपको एटमॉस्फेयर में मिलती ही मिलती हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर इंक्रीज़ करती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है और ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ करती है। तो ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनकी वजह से ये और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, एग्जांपल यो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एग्जाम में ना कभी भी शॉर्टकट में मत लिखना, फिर ब्रैकेट में आप शॉर्टकट में लिख सकते हो चाहे से, ठीक है, पूरा इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो दैट इज़ क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। अब आते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। ये जो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये वैसे तो प्रेजेंट नहीं होते आपके एनवायरनमेंट में, पर ह्यूमन बीइंग्स इनको ऐड कर देते हैं बाय दियर एक्टिविटीज़, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से ये पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट के अंदर ऐड हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें हमने ही तो ऐड करी हैं, ठीक है।
तो जैसे कीटनाशक भी इनको बोलते हैं, तो हमें अपनी फसल बचानी होती है, देन वी स्टार्ट टू यूज़ दीज थिंग्स, ठीक है। और इनको हम ऊपर से यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, जितनी रेकमेंड करी होती है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि एक भी कीड़ा ना बचे हमारी फसल के ऊपर। तो दीज आर द क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स ने ऐड करे हैं, पहले नहीं थे पर ह्यूमन बीइंग्स ने ऐड करे। सोर्स के बेसिस पे अगर देखें तो दो तरह का आ जाता है पॉल्यूटेंट आपका, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी जो होता है ये हमेशा स्टार्ट होता है रॉ से, यानी कि इनिशियल स्टेज से, शुरुआत, जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है वहाँ पे आते हैं आपके प्राइमरी इकॉनमी आप पढ़ते हो, सेकेंडरी इकॉनमी, टर्शरी इकॉनमी, तो उसी तरह से आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली एमिट होते हैं फ्रॉम द सोर्स एंड रिमेन इन दैट फॉर्म इन एटमोसफेयर, आर टर्म एज द पॉल्यूटेंट। जैसे आपने आग जलाई, ये लकड़ियाँ थी कुछ रखी हुई, यहाँ पे जला दी आग, तो अब पक्का पता है ना यहाँ से क्या निकलेगा, स्मोक। तो दैट इज़ द फर्स्ट जो पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस हुआ फायर की वजह से, वो है स्मोक। तो ये है प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो कि डायरेक्टली कहाँ से निकला, सोर्स। आपने लकड़ी जलाई, लकड़ी जलाने के बाद आग से क्या निकल गया, स्मोक। तो स्मोक आ गया, फ्यूम्स आ गई, ऐश आ गई, डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं अंडर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होगा, अब देखो जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में मिलेंगे तो दे आर गोइंग टू मेक अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। हो सकता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ही हैं, कहाँ गया, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, पर मान लो इसके साथ एक और चीज़ मिक्स हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड में, वाटर, ठीक है, वाटर वेपर्स ले लो, इससे बाद में चल के बन गया एक हार्मफुल एसिड दैट इज़ HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो दैट इज़ द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यानी कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के मिक्सिंग की होने की वजह से बना, तो दैट इज़ गोइंग टू बी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो वी कैन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट, या उनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं या प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। तो इनको जब मिक्स किया जाता है तो वहाँ से बनता है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पॉल्यूटेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल आ जाता है स्मॉग। स्मॉग जो होता है आपका स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है। ओजोन O3, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है। जब आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो ये दोनों आगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट और SO3 आ गई आपकी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है, तो आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, वहीं पे सल्फर ट्राइऑक्साइड देखें तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल दो तरह के पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे, वन इज़ द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, सेकेंड इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो जो नॉर्मली घरों में वेजिटेबल वेस्ट आ जाता है, फ्रूट वेस्ट आ जाता है, खाना वगैरह बच के, कुछ भी राइस बच के, दाल बच की, तो ये सारा कैसा होता है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि विद टाइम इसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह लगेगा और बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा, यानी गला देगा पूरा, ये गल जाएगा थोड़े टाइम में और वहाँ से ख़त्म हो जाता है। और इवन जो सॉइल होती है वहाँ पे वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, तो एक तरह से मैन्योर की तरह ये एक्ट करता है जब तक ये पॉलीथीन में नहीं है तब तक, ठीक है। अदरवाइज़ अगर पॉलीथीन में होगा तो वो पहले तो बंद रहेगा, फिर वहाँ पे स्मेल ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इट्स बेटर जो भी रूरल एरिया में होते हैं, आजकल वहाँ भी नया ट्रेंड चला है, और एनीवेज वहाँ पे क्या करना चाहिए, जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पे इनको रखा जा सकता है, एक डिकम्पोजिंग साइट बना लो, वहाँ पे फेंक दिया आराम से, तो टाइम के साथ ये ख़त्म ही हो जाता है, ऐसे लगता है कि यहाँ पे पहले कभी कुछ फेंका ही नहीं था। तो ऐसे पॉलीटेंट जो कि बैक्टीरिया ही डिकम्पोज कर देता है नेचुरली, जैसे कि आपका डोमेस्टिक सीवेज, यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा है, म्यूनसिपल सीवेज नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है डोमेस्टिक सीवेज, जो घर का होता है, घर के वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी आपने पील ऑफ करा वो सारी चीज़ें यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के अंडर आ जाती हैं। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि डिकम्पोज नहीं होंगे, जो कि डिग्रेड नहीं होंगे, जो कि गलेंगे नहीं, तो ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि डिकम्पोज नहीं होते बाय बैक्टीरिया, ना ही नेचुरली और ना ही किसी एंथ्रोपोजेनिक मीन से। एंथ्रोपोजेनिक मीन का मतलब है कि मान लो किसी प्लास्टिक बॉटल को आपने आग भी लगा दी, ठीक है, ठीक है, एस्थेटिक ब्यूटी तो बच जाएगी पर एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी, तो वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे या फिर डिकम्पोज होंगे तो उनको सालों के साल लग जाएंगे। जैसे प्लास्टिक भी डिफरेंट तरह का होता है, स्ट्रॉ आ गई, बॉटल आ गई, तो जो स्ट्रॉ होती है इसको कुछ 250 साल लग जाते हैं डिकम्पोज करने में, बॉटल होती है इसको कुछ 1000 साल लग जाते हैं डिकम्पोज करने में। ऑथेंटिक डाटा नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ।
तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, पर जो इनका यूसेज है वो डेली यूज़ हो रहा है ना, एक दिन में पता नहीं कितनी बॉटल्स यूज़ हो जाती हैं, पर इनका डिकम्पोजिशन का अगर टाइम देखें तो दैट इज़ वेरी लॉन्ग, 1000 years, ठीक है, कितनी तो जनरेशन आके चली जाएंगी उस टाइम तक। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनको डिग्रेड नहीं कर पाते। एग्जाम्पल डीडीटी, डीडीटी की अगर आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी हो, डाइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो इथेन ट्राइक्लोरो, अरे गलत हो गई है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक इट। हाँ, डाइक्लोरो, डाई इथाइल ट्राइक्लोरो मीथेन, ठीक है। फुल फॉर्म का ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ डीडीटी याद रखना है। तो ये जो डीडीटी है ना, तो डीडीटी को लाया गया था मस्कीटोज़ को मारने के लिए, पर जैसे बाय द टाइम मस्कीटो तो मर जाते थे, जो भी उनका ब्रीडिंग एरिया होता था यानी कि वाटर जहाँ पे लावा आ जाते थे इनके, ये तो मर जाते थे। पर हुआ क्या, ये वाटर के ऊपर बैठने लग गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो एक्वेटिक लाइफ थी वो भी हार्म हुई और वाटर भी पॉल्यूट हो गया। तो इसके बाद इसको बैन कर दिया गया था जो डीडीटी था आपका। उसी तरह से एल्यूमिनियम कैंस आप लेते हो, कोका कोला, जो भी फैंटा, जो भी चीज़ें ये अवेलेबल होती हैं मार्केट में, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, जो कि डिकम्पोज नहीं कर पाते। नाउ मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, बहुत सारे ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स हम देखेंगे, उनके क्या ओरिजिन है और हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है, वो सारा हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। तो एक तरफ हम करेंगे पॉल्यूटेंट, एक तरफ आएगा ओरिजिन, एक तरफ आएगा हेल्थ इफेक्ट, इस तरह से, ठीक है। पहला आता है अपना सल्फर डाइऑक्साइड, आपने पूरा लिखना है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो बहुत कॉमन सोर्स है जो कि आप सभी को पता है, इंडस्ट्रीज़। सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है इसके ओरिजिन के लिए वो है आपकी इंडस्ट्रीज़। पर जैसे कोल को आप बर्न करते हो, फ्यूल को आप बर्न करते हो, तो वहाँ से भी क्या निकलता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड था प्राइमरी पॉल्यूटेंट। हेल्थ इम्पैक्ट देखें तो अगर इसके साथ कोई कनेक्शन में आ जाता है, तो जो आंखें होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन देखने को मिलती है, इरिटेशन इन आई, फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इम्पैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एस्थमा की प्रॉब्लम वगैरह शुरू हो जाती है, फिर कफिंग होती है, एस्थमा, इन सब चीज़ों के चांसेस रहते हैं हेल्थ इफेक्ट पे। अगर देखें हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड पॉल्यूटेंट की अगर बात करें तो दैट वी आर गोइंग टू टेक कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड का मतलब है सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है इसमें, तो CO। जो आपका ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, यानी कि व्हीकल्स, वहाँ से ये निकलता है, या फिर फॉसिल फ्यूल्स को जब आप बर्न करते हो तो वहाँ से भी ओरिजिनेट करता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या इम्पैक्ट रहते हैं, तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ना हीमोग्लोबिन की, वो बिल्कुल रिड्यूस कर जाती है। आपने सुना होगा ना कि कोल जला के रख दिया था रात को क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और खिड़कियाँ भी सब बंद थी, और सुबह देखा तो डेड। क्यों, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, इसकी टेंडेंसी होती है 200 टाइम्स देन ऑक्सीजन टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है आपका आयरन, आपने सुना होगा ना कि हमारे ब्लड के अंदर आयरन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर जो रेड कलर प्रोवाइड होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन से पहले 200 गुना स्पीड उसकी ज़्यादा होगी टू कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में क्या होगा, आपके ऑक्सीजन की जगह पे क्या लग जाएगी आके, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवरीवेयर। और इससे क्या होता है, ब्रेन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है और सुबह तक पर्सन की डेथ हो जाती है। तो दैट इज़ वन। नेक्स्ट जो आपका एयर पॉल्यूटेंट रहेगा यहाँ पे, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड कंपाउंड हैं वो सारा आ जाएगा आपका इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले वही ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, आपको पता है जब फ्यूल बर्न करता है तो वहाँ से निकलता है व्हीकल से, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे पावर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ से भी आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, तो जो हमारा पल्मनरी या फिर लंग्स वाला एरिया होता है वो हाईली इम्पैक्ट करता है, पल्मनरी ट्रैक्ट अफेक्ट
फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। तो जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते इफ़ कॉन्टीन्यूसली कोई पर्सन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में जाता है। तो दिस इज़ थर्ड। नाउ द फोर्थ वन इज़ क्लोरीनेटेड कार्बन्स। क्लोरीनेटेड कार्बन्स को अगर देखें, क्लोरीनेटेड कार्बन्स, ठीक है, क्लोरीनेटेड कार्बन्स की अगर बात करें तो ये निकलता है फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। सेम ही है जैसे ऊपर था वही है, प्लस जो जितनी भी आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आपने क्लोरीन कहाँ देखा होता है? लैब्स में। तो जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ पे मेंशन करना केमिकल इंडस्ट्रीज़, नॉट ओनली इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो वहाँ से ये एमिट होता है आपका। अब जो इसके इम्पैक्ट हैं दे आर वेरी डेंजरस। लंग का कैंसर जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोरीनेटेड कार्बन्स। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपकी, ईजोफेगस, फूड पाइप जो होती है, या जहाँ जहाँ पे भी म्यूकस वॉल लगी होगी आपकी, स्टमक की इनर लेयर, इंटेस्टाइन की इनर लेयर, वहाँ पे भी क्या होती है? इरिटेशन बिकॉज ऑफ द क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दैट वाज द फोर्थ। तो ये 4 अपने हो जाते हैं कंप्लीट। इसके अलावा आपका अमोनिया है। अमोनिया की अगर बात करें तो ये कहाँ से निकलता है? स्पेशली फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। ये ध्यान में रखना, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। NPK आपने देखा होगा ना, बोरियों के ऊपर NPK लिखा होता था। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जितनी भी होती है आपकी, वहाँ से आपका निकलता है अमोनिया। साइड प्रोडक्ट क्या निकलता रहता है? अमोनिया। और जितना भी आपका पोल्ट्री फार्म होता है, जहाँ पे बोर्ड्स रखे होते हैं फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, तो वहाँ से भी क्या निकलता है? अमोनिया। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सक्रीटा होता है ना बोर्ड्स का, दैट कंटेन लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे एक अमोनिया आ जाता है आपका, और इसका ओरिजिन बता दिया। अगर हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट रहते हैं। अगेन, आइज़ के ऊपर इरिटेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन, और ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन में चला जाए तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ब्लाइंडनेस वाला पॉइंट याद रख लेना, अंधापन, ठीक है। फिर आता है आपका आर्सेनिक, वेरी डेंजरस। आर्सेनिक जो है आपको मिलेगा थर्मल पावर प्लांट्स के पास। थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा डेंजरस यहाँ पे आर्सेनिक है। इससे भी क्या होता है? डायरेक्टली कैंसर, स्किन के ऊपर लीजन्स आ जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आर्सेनिक। पेस्टिसाइड्स जो कि हम नॉर्मली अब यूज़ करते हैं अपनी फसलों में, तो दैट इज़ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में आ जाता है आपका जब इनको स्पेशली मैन्युफैक्चर करा जाता है, तो मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चर, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक तो वहाँ पे इसके रीजंस क्या रहते हैं? तो एक तो डिप्रेशन, ब्लड एंड नर्व डिसऑर्डर, जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, कई बार म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन क्या होता है? आपका जो DNA एक्चुअल में होता है वो ना होके कोई और DNA बन जाए, तो दैट इज़ द जेनेटिक म्यूटेशंस। तो ये भी पेस्टिसाइड्स की वजह से होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। एक जो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, दैट इज़ सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर आप न्यूज़ में काफ़ी पढ़ते रहते हो ना, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, तो वो वाला सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है यहाँ पे। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ आ गया, आपके ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आ गया, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हैं? तो यहाँ पे ध्यान कर लेना है, दिल्ली में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो आपने सुना होगा कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं। जो आपका लंग्स को जाता है एरिया, ऐसे होता है ह्यूमन बॉडी, ये ट्रैकिया होता है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, और यहाँ पे आते हैं लंग्स, यहाँ पे भी लंग्स। तो ये जो ये वाला एरिया है ना, ये सारा इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, स्पेशली इन द दिल्ली में ये केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और भी जितने भी पॉल्यूटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी आपको सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर देखने को मिलते रहते हैं। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको होने के चांसेस पूरे हैं। अब एक है एस्बेस्टोस, सीमेंट वाले एरिया में, टाइल वाले एरिया में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ मेंशन कर देना, सीमेंट वाली, फिर आपका टाइल्स वाली, और इससे होती है एक सिलिकॉन इंडस्ट्रीज़ आपने सुनी होगी, तो सिलिकॉसिस डिजीज़ हो जाती है। इससे क्या होता है? जो लंग्स वाला एरिया होता है वो वहाँ पे सिलिकॉन डिपॉजिट हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि पर्सन जो होता है एंड में उसको ब्रेथ लेने में दिक्कत आती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। वैसे ही लेड भी आपने सुना होगा। लेड जो होता है
सेम सोर्सेज तो सेम ही रहेंगे। आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, वहाँ से ही ओरिजिनेट करता है इंडस्ट्रीज़। और जो लेड होता है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, यानी कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए, और क्या क्या इनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका, दैट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, देयर आर सो मैनी पॉल्यूशंस। जो आपका नॉइज़ पॉल्यूशन है ना, इसको आप एयर पॉल्यूशन में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि जिन्होंने पढ़ी है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और प्रिवेंशन एक्ट, तो उसमें हमने देखा था कि एक अमेंडमेंट करी गई थी 1986 के अंदर, जहाँ पे जो नॉइज़ पॉल्यूशन था उसको एयर पॉल्यूशन ही डिक्लेयर कर दिया था कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसको भी ऐड करो एयर पॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ इट अबाउट टुडेज़ लेक्चर। काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने कवर अप कर ली हैं चैप्टर नंबर 5 से, दैट इज़ पॉल्यूशन। एक फुली फ्लेज्ड टॉपिक आपका कवर्ड है, अभी पॉल्यूटेंट्स के ऊपर ही बेस्ड था ये, और नेक्स्ट करेंगे हम अब पॉल्यूशन के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।